Come on, guys. आ जाओ जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। महिमा का डाउट देखो। महिमा का डाउट है ना भैया, मैं बताता हूँ है ना, ध्यान सही है, खड़ा सुन को करते करते बात करते हैं इसकी, है ना। आगे सभी रिप्लाई करिए, अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलिए आगे सभी स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए स्टार्ट। चलो ध्यान दें। तो लर्नर्स, यू ऑल नो दैट कि हम लोगों ने एंग्लो मराठा और एंग्लो सिख वार सब पढ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को, ठीक है। अब देखो कहानी कैसे चलेगी मैं पहले बता दूं आपको, बाद में आप लोग ये मत बोलना कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ध्यान सुनना मेरी बात। एक साइड हम लोग लेके चलेंगे गवर्नर जनरल्स इन इंडिया स्लैश वाइसरॉयस, देख लो यहाँ पे। एक तरफ हम लेके चलेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, समझ गए। इन दोनों चीजों को साथ लेके चलो। जब ये दोनों चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी, जब ये दोनों चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी, जब ये भी खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा, तब एक तरफ चलेगा सोशल अपराइजिंग, सोशल अपराइजिंग, एक तरफ चलेगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब यहां देख लो आपकी पूरी हिस्ट्री की मैं टुकड़े करके आपको बता दूं कैसे खेल में चलेगी हिस्ट्री आपकी। एक तरफ चलेंगे आपके गवर्नर जनरल्स वाइसरॉयज इन इंडिया इन रिवोल्ट ऑफ 1857, ये दोनों निपटा दिया आपने। इसके बाद चलेगा सोशल अपराइजिंग और एक तरफ सोशल एंड रिफॉर्म्स, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। सर सोशल अपराइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, भारत के अंदर जो छोटी मोटी जो है लड़ाइयां हुई है, पद्मा रेबेलियन सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब जो इंडिया के अंदर छोटी मोटी अपराइजिंग हुई है, लोकल लेवल पे जो लड़ाई हुई है, जैसे कि आप कह सकते हो वेल्लौर मीटिंग वगैरह सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा सर सोशल और रिफॉर्म्स, इसका क्या मतलब है, हमारे भारत के अंदर इतने सारे रिफॉर्मर्स थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, राजा राम मोहन राय हो, सर सैयद अहमद खान हो, इतने सारे जो सर सोशल रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधार के, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद क्या होगा, एक तरफ ब्रिटिशर्स के एक्ट आते रहेंगे, एक तरफ ब्रिटिशर्स के एक्ट आते रहेंगे, जैसे कि सर आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, 1861, 1892, 1909 मॉन्टेमेलो रिफॉर्म्स, 1935, और एक तरफ सर यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी सर आपकी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की शुरुआत हो जाएगी सर, जैसे कि सर स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद आपका होम रूल मूवमेंट, सर आपका खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के बाद सर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर आपको इंडिपेंडेंस। इन्हीं के साथ साथ ये आपके मेन अब रहेगा सिलेबस में। इन्हीं के साथ साथ बीच में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ कांग्रेस का। इसी के साथ साथ आप हल्का फुल्का बीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ भारत के अंदर रेवोल्यूशनरी फेज कैसे स्टार्ट हुआ, रेवोल्यूशनरी फेज कैसे स्टार्ट हुआ, ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ये सब लोग कैसे बने, ये सब गुंडे कैसे बन गए अंग्रेजों की नजर से हम देखें तो, ठीक है। और आप कह सकते हैं साथ साथ आप ये कह सकते हैं भारत के अंदर प्रभाव इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है। बस ये रहेगा आपका, पहले आप ये देख लो, आपको बड़ी चिंता होती है सर हिस्ट्री, बस ये रहेगा, देख लो ये पूरा चार्ट देखिए, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए सभी आ चुके हैं तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो, ठीक है। हाँ अरे भक्ति सूफी मूवमेंट करवा देंगे स्पेशल क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, सूफी मूवमेंट मेरा स्पेशल क्लास पढ़ लेना, है ना। यहाँ पहले मॉडल पूरा पढ़ लो, एक वीक में हो जाएगा। हाँ शुरू करें, चलिए ध्यान देना, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। एक बार रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। अब ये भी बता दो मैं जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ से आपके मिनिमम 10 से 11 क्वेश्चन बन जाते हैं। जितना मैंने लिखा है बोर्ड पर, जो पढ़ चुके हो तो हटा दो, जितना मैंने बोर्ड पे सब लिखा है सर 10 से 11 क्वेश्चन नहीं आने, अब आप लगा लो 10 से 11 सवाल, मतलब जो अभी 7-8 दिन में आप हिस्ट्री पढ़ोगे सर यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन आने। पॉलिटिक्स 17 क्वेश्चन हमें कोई करने से नहीं रोक सकता, 27 करंट अफेयर में हम फिर कुछ और ही लेवल है हमारा, करंट अफेयर में हम कम से कम 15 को करके आएंगे, 15 से 20 कट ऑफ हम निकाल चुके हैं, और ज्यादा दिक्कत होगी तो ज्योग्राफी है हमारे पास, भूत बना देंगे पेपर का, ठीक है। चलो टेंशन लो, बस पेपर तक मुझे समझ दो। नाउ बात करते हैं सबसे पहले रीजंस बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे मेन चीज, एक क्वेश्चन जिस टॉपिक से हमेशा सीडीएस और यूपीएससी पूछता है वो आपके सामने है, प्रीवियस पेपर उठाना, ये कैसा टॉपिक है, एक एमसीक्यू आपको मिलना ही मिलना है, बस ये बात लेकर किस लेवल पे जाके पूछा है। चलिए स्टार्ट, बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि वो कौन-कौन से कारण हैं, वो कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लड़ाई हुई। सर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 57 की क्रांति हुई क्यों है, उसके बाद 57 क्रांति में क्या क्या हुआ, और उसके बाद लास्ट में उसका आउटकम क्या हुआ,
उसके बाद लास्ट में इसको रिलेट भी करूंगा आपकी पूरी हिस्ट्री के साथ, लेकिन पहले हुई क्यों, क्या नुकसान हुआ और इसका लास्ट में क्या आउटकम निकला। आइए इस चीज को बेहतर समझने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक सेकंड, हाँ मैं भूल गया, जितने भी बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने कहा था कि बेटा आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, नोट्स वगैरह की आपको मतलब आप मुझे सैटरडे को संडे को याद दिलाना, मेरे पास समय यूज रहता है, मैं फ्री यूज रहता हूँ, तो मुझे ढंग से ना आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बहुत बिजी रूटीन है, बस अभी आपको पढ़ने के बाद फिर आपको पता लगता क्लासेस हैं, फिर दिन से यार अनअकैडमी और शुरू हो जाता है, फिर आपको पढ़ाई चलती है मेरी, तो आप सैटरडे को मुझे याद दिलाना। आयुष कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बस एक मैसेज कर देना, ठीक है, एक मैसेज कर देना आप मुझे, और कुछ नहीं करना आपको। देखा सभी को, मिलिट्री रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिकल रीजंस, सोशल एंड कल्चरल रीजंस, सभी को दिखा होगा। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इतना गुस्सा आया कि हमने 57 की क्रांति कर दी। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमने 57 की क्रांति कर दी। वन बाय वन एक को पढ़ना पड़ेगा ताकि सवाल मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहले सर बात करते हैं मिलिट्री रीजंस की। वन बाय वन चलेंगे, पूरा बोर्ड आपके सामने भर के जाएगा, आप देखना। अगर हम मिलिट्री रीजंस की बात करें तो हुआ ये कि अंग्रेजों की जो आर्मी हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी हुआ करती थी, यहाँ पे आपको दो प्रकार के सोल्जर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको भारतीय सिपाही, एक मिलेगा आपको भारतीय सिपाही, एक आपको मिलेगा भारतीय, लिख दो, एक आपको मिलेगा ब्रिटिशर सिपाही, ब्रिटिशर। अंग्रेज अपने आर्मी में हम भारतीयों को रिक्रूट करने लगे थे और अंग्रेज अपने अंग्रेजों को रिक्रूट करते थे। इनकी आर्मी के अंदर दो प्रकार के लोग आपको दिखेंगे, भारतीय और अंग्रेज। अब होता क्या कि अंग्रेजों की आर्मी में भले हम भारतीय लोग भी काम कर रहे हैं, इनकी आर्मी में इनके अपने बंदे भी काम कर रहे हैं जो खुद अंग्रेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। मतलब एक भारतीय जो है, मान लो उसकी सैलरी है महीने की 10 रुपए, तो एक अंग्रेजी सिपाही की तनख्वाह होगी महीने की ₹20। एक एग्जांपल आप समझो कि मैं एक भारतीय सिपाही हूं अंग्रेजों की आर्मी में, और जो है आप सब लोग जो है एक अंग्रेजी सिपाही हैं। तो जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजी सिपाही थे, ब्रिटिश सोल्जर थे, ब्रिटिश सोल्जर, उनकी तनख्वाह मान लो 20 रुपए, तो भारतीय सोल्जर की 10 रुपए होगी, जबकि काम दोनों का बराबर है, दोनों के ऊपर बराबर जिम्मेदारियां हैं, दोनों का वर्क एक जैसा है। अगर ये झाड़ू मार रहा है तो झाड़ू ये भी मार रहा है, लेकिन तनख्वाह जो है तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे पहली बात आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, मोस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है भेदभाव। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लो प्रमोशन, ठीक है, बल्कि प्रमोशन है नहीं, नो प्रमोशन लिख दो आप। अगर कोई अंग्रेजी सिपाही है वो अपनी सर्विस करता करता पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, अभी सिपाही है कल को हवलदार बन जाएगा, हवलदार से सूबेदार बन जाएगा, लेकिन भारतीय सिपाही का प्रमोशन होता ही था। आप सिपाही की पोस्ट में भर्ती हुए हो, आप सिपाही की पोस्ट में रिटायर हो जाओगे, ना आपका पेमेंट बढ़ेगा ना कुछ। लेकिन अगर एक अंग्रेजी सिपाही है तो विद द टाइम ऑफ सर्विस, सर्विस के साथ साथ आपका प्रमोशन होता रहेगा, आगे बढ़ते रहोगे। तीसरी बात अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर आप कह सकते हो मिसबिहेव बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मिसबिहेव जैसे कि हमारे इंडियन सोल्जर्स को ये लोग सुअर कह के बुलाते थे, हे यू सुअर कम हियर, हे यू सुअर गो देयर। मतलब इतनी ज्यादा बदतमीजी, इतना ज्यादा मिसबिहेव होता था भारतीय सिपाहियों के साथ कि दे वर कॉलिंग अस सुअर, हे यू सुअर कम हियर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अगर हम पॉइंट नंबर 4 की यहाँ पे बात करें, पॉइंट नंबर 4 की हम लोग बात करें तो सर इनकी जो बंदूकें हैं, इनकी जो गन्स है सर, इनकी जो बंदूकें हैं, उस बंदूकों के अंदर सर आप देखेंगे कि आपको गाय का मांस देखने को मिलेगा, राइट से, ठीक है। तो ये अपनी बंदूकों में सुअर का मांस और गाय का मांस इस्तेमाल करते थे। मतलब आप ये कह लो कि जो इनकी बंदूकें बनी थी, इन्होंने जो टाइम पे बंदूकें बनाई थी, अपनी गन्स बनाई थी, अपनी गन्स के अंदर, अपनी बंदूक के अंदर ये लोग गाय और आप कह सकते हो सुअर की चर्बी का प्रयोग करते थे। मैं बताऊं क्यों करते थे, अभी बैठे रहो आराम से, सब सुनते रहो। आप सभी को पता है, हम एक गाय से अगर समझ जाए तो हम हिंदू धर्म के अंदर गाय को भगवान माना जाता है, काउ इज आवर गॉड। अब तुम लोग अगर हमारी गाय की चर्बी को बंदूकों के अंदर इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली बात है हमें बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, ये गलत है। तो अगर आप लोग यहाँ पे बोर्ड देख पा रहे हैं मिलिट्री रीजंस, आपके सामने में क्लियर कर लिया, अगर सामने से देखिए, बहुत ज्यादा भेदभाव, प्रमोशन बिल्कुल नहीं, मिसबिहेव बहुत ज्यादा, और जो है आप ये मानो कि अपनी बंदूकों के अंदर इनका गाय की चर्बी का प्रयोग करना। इसके अलावा इन अंग्रेजों ने बहुत चीजें और भी गलत करी है, जैसे कि मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूं, इस कहानी को सुनना। इमेजिन करिए कि आपका भारत हो गया सर, ये आपका भारत हो गया, एंड जस्ट इमेजिन सर कि ये जो है ये आपका म्यांमार है, ठीक है। इमेजिन करिए सर कि ये आपका मान लो श्रीलंका है, और सर इमेजिन करो कि यहाँ पर जो है चलो मान लो यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग देश आपके सामने 3 एग्जांपल के बना दिया, म्यांमार बना दिया, श्रीलंका बना दिया, ब्रिटेन बना दिया। अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया के अंदर इस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है। इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हम सभी भारतीयों के लिए एक कानून बना दिया। इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स के लिए एक कानून बना दिया कि भैया अगर हम लोग तुम्हें इंडिया से बाहर की पोस्टिंग भेजेंगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें सर्विस में नहीं रखेंगे। मतलब अंग्रेजों का ये कहना था कि भारतीय सिपाहियों अगर हम तुम्हें इंडिया से बाहर पोस्टिंग देंगे तो भी तुम्हें नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। इनफैक्ट अंग्रेजों ने इस लेवल तक कहानी जो है आगे बढ़ा दी थी कि ब्रिटिश आर्मी वही ज्वाइन करे, अंग्रेजों की सेना वही भारतीय ज्वाइन करे जो बाहर पोस्टिंग के लिए तैयार है। मतलब अंग्रेजों की सेना में वही भारतीय अप्लाई करे जो इंडिया जिसको इंडिया से बाहर जाकर नौकरी दी जाए तो वहां भी वो कर सकता है। और एक बार तुमने सेना ज्वाइन कर ली तो तुम्हें कहीं भी हम भेजेंगे, तुम्हें काम पे जाना पड़ेगा। अब भारतीय लोग इतने अमीर तो थे नहीं, हम लोग वैसे गुलाम थे, हमें वैसे काम का चाहिए था। अगर हमें अपना पेट भरना है तो हमें नौकरी चाहिए होगी। तो कई सारे भारतीयों ने अंग्रेजों की सेना को ज्वाइन कर लिया, लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने इनकी सेना को ज्वाइन कर लिया, भारतीय लोगों ने इनकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया।
बट ये अंग्रेज लोग इतने चालाक थे कि ये भारतीय सिपाहियों को बाहर पोस्टिंग देते थे। मान लो कि इन्होंने 100 भारतीयों को ब्रिटेन भेज दिया पोस्टिंग, मान लो 200 भारतीयों को ब्रिटेन भेज दिया पोस्टिंग, सॉरी म्यांमार भेज दिया, 100 को ब्रिटेन भेज दिया, 200 को म्यांमार भेज दिया, मान लो 400 500 को श्रीलंका भेज दिया। एक रफली एग्जांपल ले लो। जो 100 सिपाही इन्होंने ब्रिटेन भेजे वो भी इंडियंस हैं, वो भी भारतीय हैं। जो 100 सिपाही इन्होंने म्यांमार भेजे वो भी भारतीय सिपाही हैं। जो 400 500 सिपाही इन्होंने श्रीलंका भेजे वो भी भारतीय सिपाही हैं। मतलब यार भारतीय सिपाहियों को तुम ज्यादातर, मैं आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन सोल्जर्स आपको इंडिया में नहीं नजर आएंगे, होंगे, बट अधिकतम भारतीय सिपाहियों को ये लोग दूसरे देशों में पोस्टिंग भेजा करते थे। सर इससे क्या होगा? पहले हमारे में रिवाज था, हमारे आप कह सकते हो इंडिया के अंदर एक बहुत फेमस कल्चर था, हिंदू परिवार में खास चीज देखी जाती थी। हिंदू परिवार में खास चीज देखी जाती थी कि अगर आप सीमा पार करके, अगर आप लोग बॉर्डर पार करके इंडिया से बाहर जा चुके हो और उसके बाद कभी आप अपने घर वापस आओगे तो आपका परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो भारतीय है, वो अंग्रेजों की सेना में है और अंग्रेजों से म्यांमार पोस्टिंग दे दी, या मान लो कि अंग्रेजों से ब्रिटेन पोस्टिंग दे दी, तो हिंदू परिवार का मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार से इस देश की सीमा को पार करके किसी और देश चले गया तो अगर वो वापस आएगा फिर हम अपने परिवार में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंग्रेजों की बात पता थी। अंग्रेजों की बात मालूम थी कि आज इन भारतीय सिपाहियों को हम अलग देशों में भेजेंगे ना, कल को जब छुट्टी अपने घर आएंगे, जब तक कोई छुट्टी जाएंगे तो उनका परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा उनका परिवार इनको बेदखल कर चुका होगा, जब इनका परिवार बेदखल कर चुका होगा तो एट द लास्ट इन्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा और हम लोग इनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट भी कर देंगे और हम इनको बोलेंगे भाई चलो तुम ब्रिटेन में रहो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे निकाल दिया है। गेट माय पॉइंट? गेट माय पॉइंट? क्लियर? वेरी। तो यहां तक सर कहानी में समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम लोग यहां पे देखें, कमलेश रिकॉर्डिंग से मत देखो, अगर हिस्ट्री का बैच देखना हो डिटेल तो 1 जून से जोइन कर लेना, मतलब जून के फर्स्ट वीक में। एंड डोंट वेरी टाइमिंग में थोड़ी सी सही टाइम पे रखना, लाइक या तो हम रखेंगे 9:30 9 बजे, ये मेरे लिए बहुत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, डन। तो सारी बात हम लोग समझ गए। तो एक चीज बताओ, क्या कहीं ना कहीं ये पूरी एक प्लानिंग नहीं है? ये पूरी पूरी आपकी प्लानिंग नजर आ रही है? एब्सोल्युटली। तो एक चीज बताओ, अब आप एक चीज आप मुझे बताओ, अगर भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होगा, प्रमोशन नहीं होगा, मिसबिहेव होगा, हमारी बंदूकों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होगा, प्लस प्लस आप लोग हमें ऐसे बाहर भेज दोगे, आप लोग हमें ऐसे बाहर भेज दोगे, कल को क्या फायदा हमारा, जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जिस फैमिली की हम नौकरी कर रहे हैं, कल को वो फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या फायदा? ये सारे वो कारण बने कि भारतीय सिपाहियों को गुस्सा आया और भारतीय सिपाहियों ने ही मेरठ के अंदर से शुरुआत की थी 1857 की रिवोल्ट की। ये सारे वो कारण है कि हमें इतना गुस्सा आ गया इनके ऊपर कि हम लोगों ने मेरठ से इनके अगेंस्ट क्रांति शुरू कर दी और उसी क्रांति को हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। देन आगे बढ़ते हैं, आगे जी। नाउ कम बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल रीजंस। आगे बढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल रीजंस की, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए। अगर हम लोग यहां पे बात करें पॉलिटिकल रीजंस के बारे में, तो सर पॉलिटिकल रीजंस में जो सबसे बड़ा कारण आता है, पॉलिटिकल रीजंस में जो सबसे बड़ा कारण आता है वो क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका भी यहां पे मतलब समझ लो। इस रिपोर्ट के साथ साथ जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे ना, जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूं वॉरेन हेस्टिंग से, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेकलफे और लॉर्ड वेलेस्ली, तो वहां पे मैं आपको जिस गवर्नर जनरल ने जो पॉलिसी बनाई ना उसको इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा मैं। ये बात ध्यान रखना, इसी रिपोर्ट के साथ साथ हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ने शुरू करने वाले हैं, तो मुझे आपको सब्सिडी लाइंस भी डिटेल में बतानी है, उतने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या है वो टॉपिक हम जनरली तब पढ़ते हैं जब हम लोग वाइसरॉय गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सब्सिडी लाइंस को डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम वेलेस्ली साहब की बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दें डलहौजी की हम लोग बात करें, हाँ उतने से नहीं होगा, मैंने कहा बोला है ना। अभी आप देखो ये जो आपके आने वाले 7-8 दिन बहुत क्रूशियल है आपके हिस्ट्री में, बता रहा हूं आपके लिए, बहुत क्रूशियल हो यहाँ पे लिए। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति, इसको हिंदी में कहा जाता है हड़पने की नीति, हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये वही पॉलिसी है जिसके अंतर्गत अंग्रेज ने झांसी को कब्जा किया था। 1848 में पॉलिसी लिखी गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये कहने की बात है। ये पॉलिसी बहुत पहले आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इस पॉलिसी को बहुत पहले लेके आ चुके थे, मैं आपको पहले बता दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, अभी मैं बोलेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, सब पढ़ा रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इस पॉलिसी को बहुत पहले लेके आ गए थे भारत के अंदर, लेकिन इस पॉलिसी को महत्व जो दिया जाता है ना वो दिया जाता है डलहौजी को से, क्योंकि इस पॉलिसी को अच्छे से भारत के अंदर इंप्लीमेंट इस व्यक्ति ने किया था, लॉर्ड डलहौजी, यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये वही लॉर्ड डलहौजी जो भारत के अंदर टेलीग्राफ चलाएंगे, ये वही लॉर्ड डलहौजी है जो भारत के अंदर पब्लिक डिपार्टमेंट की स्थापना करेंगे, ये वही लॉर्ड डलहौजी है जो भारत के अंदर बॉम्बे टू थाने पहली ट्रेन चलाएंगे। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे कहते हैं हड़पने की नीति। तो अगर सवाल है कि इस पॉलिसी को कौन लेके आया था, तो लॉर्ड डलहौजी का आप टिक मार देना। सर व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये एक जगह जिसका नाम है झांसी, यहाँ का एक किंग है, झांसी का एक किंग है। अंग्रेज ने रूल बना दिया कि आप झांसी के राजा हैं, कल को आपका जो बेटा होगा, कल को जो आपका बेटा होगा वो झांसी का राजा बनेगा। इसने बोला हाँ बिल्कुल, कि अभी सर आप झांसी के राजा हैं, कल को सर आपका जो सन होगा वो झांसी का राजा बनेगा। इसने कहा सर बिल्कुल, कि सर आपके सन के बाद उसका सन आगे झांसी का राजा बनेगा, उसके बाद उसका सन आगे झांसी का राजा बनेगा, मतलब आप मरोगे आपके बाद आपका बेटा झांसी का राजा बनेगा, वो मरेगा उसके मरने के बाद उसका बेटा झांसी का राजा बनेगा। ये चीजें हेरिडिटी चलती रहेंगी, ये कल्चर चलता जाएगा। अंग्रेज ने बोला कि मान लो कि इस राजा का बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ और इसका बेटा मान लो ये हुआ, और मान लो इस वाले राजा की आगे कोई औलाद हुई नहीं, इस वाले राजा की आगे कोई औलाद हुई नहीं, ये जो राजा है इसकी आगे कोई औलाद हुई नहीं। अगर कोई भी ऐसा इंडियन किंग है, अगर कोई भी ऐसा भारतीय राजा है जिसकी आगे कोई औलाद हुई नहीं, जिसकी अपनी कोई औलाद ही नहीं है, तो उसकी पूरी अंपायर में उसकी पूरी संपत्ति पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। गेट माय पॉइंट? गेट माय पॉइंट? इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई होप सभी को समझ आया होगा। अब जैसे कि आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे तस्वीर करो इसको, कि जैसे कि आप ये मान के चलिए कि ये पूरा झांसी है और ये झांसी का किंग है, ये झांसी का किंग है, इसका अगर अपना खुद का कोई औलाद नहीं हुआ, इसका अगर अपना खुद का जो है सन नहीं हुआ,
तो अंग्रेज का कब्जा हो जाएगा इस टेरिटरी पे, ब्रिटिश का कब्जा हो जाएगा इस जगह पर। कितनी गिरवी पॉलिसी आप सोच के देखिए। सर मान लो किसी राजा का सन हो भी गया, तो अंग्रेज पता क्या करते थे, ये भारतीय राजाओं के महलों के अंदर तक फैले हुए थे। मैं आपको इनके बारे में पॉइंट बताता हूँ। बिपिन चंद्र के अंदर का बहुत अच्छा पॉइंट। जब हम बिपिन चंद्र साहब की किताब पढ़ते हैं, तो बिपिन चंद्र साहब की किताब में बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ये अपने जो कॉन्टेक्ट है, अपने जो संपर्क है, ये भारतीय राजाओं के महलों के अंदर तक करते थे। एक राजा अपनी पत्नी के साथ महल के अंदर क्या बात कर रहा है, वो तक इनको मालूम रहता था। मतलब सर, राजा रानी महल के अंदर रहते थे, अपने रूम के अंदर रहते थे। पहले इतना बड़ा महल हो गया, महल के अंदर राजा रानी का अपना कमरा होगा, वहां पे राजा रानी रात के 2-3 बजे भी क्या बात कर रहे हैं, ये बात ब्रिटिश को पता थी। सर ऐसा कैसे? अंग्रेजों ने अपने कुछ, आप कह सकते हो जासूस टाइप लोग, अंग्रेजों ने अपने कुछ जासूस जैसे लोग महलों में छोड़े थे भारतीय राजाओं के। सर कैसे छोड़ दिया, हमें पता नहीं चला था। इन अंग्रेजों ने जो है, अगर इन ब्रिटिशर्स ने जो है अपने जासूस लोग हमारे राजाओं के महलों में छोड़े थे, क्या ये चीज हमें दिख नहीं रही थी? नहीं दिख रही थी, क्योंकि इन्होंने किसी अंग्रेज को जासूस बना के हमारे महलों के अंदर नहीं छोड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया हुआ था कि हमारे ही लोगों को सेट किया हुआ था। मतलब मान लो कि झांसी का राजा है, झांसी का जो राजा है, उसी का कोई प्यादा इन्होंने अपनी तरफ खींचा हुआ था पैसे देके। मतलब आप ये वही वाली बात मान लो कि जैसे आपने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी थी। बैटल ऑफ प्लासी में आपने क्या चीज देखी? सर बैटल ऑफ प्लासी में आपने ये देखा, सर बैटल ऑफ प्लासी में सर आपने ये देखा कि किस तरीके से मीर जाफर को इन लोगों ने अपनी साइड कर लिया था, और मीर जाफर को इन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़वा दिया प्लासी युद्ध में। तो इन लोगों ने हमारे ही बंदों को अपनी साइड खींच रखा था पैसे दे देके। और अगर आप लोगों को इसका बेहतर एग्जांपल देखना है, तो आप मणिकर्णिका मूवी देखना, कंगना रनावत की। शी इज माय वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स। मुझे डजंट मैटर पॉलिटिक्स में उसके बारे में क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इफ आई टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग स्किल्स, उसके बराबर मुझे एक्टर्स लगती नहीं है। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप मणिकर्णिका मूवी देखिए उसकी, उसमें बहुत अच्छे से चीज दिखा रखी है कि किस तरीके से मतलब हमारे ही खुद के लोग मिले हुए थे, हमारे खुद के लोगों ने इनका साथ दिया और हम लोग बर्बाद हुए। जिसने मूवी देखी उसे पता भी होगा। गेट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने बात करी, तो इनके जो जासूस हैं, ध्यान सुनो, इनके जो जासूस हैं, वो हमारे महलों तक थे। मतलब हमारे बंदूकों ने कैप्चर किया हुआ था। और ऐसा किसी एक इंडियन राजा के साथ नहीं था। हमारे जितने भी अलग-अलग भारत के अंदर जितने भी अलग-अलग भारतीय राजा लोग थे, सबके मामले में अपना कोई ना कोई मामला सेट किया हुआ था। तो ये क्या करते थे कि अगर किसी राजा का बेटा भी हो गया ना, जैसे मान लो आज एग्जांपल के लिए कि अगर मान लो कि झांसी के राजा का बेटा भी हो गया, गर्ल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सत्यम जनरली लोग लड़के को ही कंसीडर करते थे। बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं। चाचा मामा का बेटा नहीं चलेगा, आपका अपनी खुद की औलाद होनी चाहिए। आपका अपना खुद का बेटा होना चाहिए, आपका अपना खुद का बेटा नहीं हुआ या इस संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है सत्यम, ध्यान दो। अब यहां तक हमारी बात होगी। अब यहां पर सर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि मान लीजिए झांसी का जो राजा है, उसका बेटा हो गया, घर में बहुत खुशी का माहौल है। 3 दिन बाद क्या होगा? उस बच्चे को खाने में जहर दे दिया जाएगा, पता ही चलेगा बच्चा खत्म कैसे हो गया। अगर बच्चा खत्म हो गया, इसका मतलब राजा का बेटा है नहीं, राजा का बेटा नहीं है, तो चलो इसके हम पे कब्जा कर लो। बेटा नहीं होगा तो कब्जा करेंगे, बेटा होगा तो मरवा के कब्जा कर लेंगे। ठीक है, गेट माय पॉइंट? अब आप लगाओ इस तरीके से। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक सेकंड सर, ये अलाउ कैसे करते थे कैप्चर? यार मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे बच्चे ने बोला कि सर अलाउ कैसे करते कैप्चर? कोई अलाउ नहीं करेगा भाई, कोई अलाउ क्यों करेगा? भली मान लीजिए मैं झांसी का राजा हूं, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं क्यों अलाउ करूंगा तभी कि झांसी में चले जाए? ये पॉलिसी हमने थोड़ी बनाई, ये कानून अंग्रेजों ने बनाया है। एक्चुअली बात है ना सर, आप 1857 के आसपास आ चुके हो। 1857 के आसपास आप जी रहे हो। ये पॉलिसी 1848 में आई थी, आप 1848 ले लो। 1848 में सर कल आपको याद होगा आप एंग्लो सिख वॉर पढ़े थे मेरे साथ यहाँ पे। सर आप कुछ मतलब अपने दिमाग में सिर्फ 1848 रखो। 1848 तक अंग्रेजों ने भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कब्जा कर चुके हैं वो लोग। इंडिया पर उनका पूरा होल्ड बन चुका है। अब आप 1750 में या 1600 में जी रहे हो, आप 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। 1848 में अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे कब्जा कर चुके हैं। और सर अगर आप लगता है आप क्लास में नहीं थे, आपको याद है कल जब हमने एंग्लो सिख वॉर खत्म करी थी, मैंने आपको एक रफली मैप बना के दिखाया था कि ये मराठा, ये मैसूर, ये पूरा इनके अंदर आ चुका है। कल पंजाब इनके अंदर आ गया था, कुछ हिस्सा बस भारत का ऐसा था जो इनके अंदर नहीं था। समझ बात? तो वो भी इनके अंदर आ जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि अलाउ कोई नहीं करे, कोई राजा अलाउ नहीं करेगा कि हाँ यार मेरा बेटा नहीं, लोग मेरा साम्राज्य ले लो। अगर अलाउ करते तो झांसी की रानी युद्ध में क्यों करती? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने के लिए युद्ध करती मेरे भाई, क्योंकि पॉलिसी गलत थी। इस पॉलिसी को बिल्कुल भी झांसी की रानी ने पसंद नहीं किया था, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि शी केम इनटू द वॉर। ठीक है, समझ रहे बात? और इस तरीके से उन्होंने ऑर्डर किया ना झांसी की रानी के। ब्रिटिशर्स आज भी अगर अपने देश के अंदर हिस्ट्री पढ़ाते होंगे ना बच्चों को, तो वहां पे लिखा है वन ऑफ द ब्रेवेस्ट लीडर। जो लास्ट में कह रहा हूं यार, आप तो मणिकर्णिका देख लेना, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से झांसी की रानी का रोल था। वो सर उसमें एकदम सही दिखा रहा है वो, जिस तरीके से झांसी की रानी का रोल है ना। मैं बताऊं आपको, आज तो हम लोग बहुत खुशी जी रहे हैं, लेकिन भाई साहब जिस तरीके से लड़ी है ना, मैंने उनके बारे में जो क्रिटिक्स पढ़े हैं, उनके बारे में मैंने नॉवेल्स पढ़े ना, उनके बराबर इस पूरी में कोई लीडर था नहीं। एक लेडीज जिस तरीके से लड़ी है ना वो, आप मूवी देखना एक बार। सर मतलब ये मान लो आप लाइन से, ये पता है जो मूवी में दिखा रखा ना कि वो सर काट देती है सीधा, ये सच बात है। आप ये मत सोचना अंग्रेज के सर काटते इसलिए हाथ पे तलवार मार के, पता आपको? बस ये नहीं कि आप पढ़ते ही दूसरा भी पढ़ा डिटेल में। अब ये सोच मत मुझे अपना एग्जाम निकालना है। मैं तो पहले कहानी के पढ़ता हिस्ट्री, वो तो बाद में पढ़ते पढ़ते मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है? तो ये चीज होगी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। उसके बाद यहां पे आपको दिखेगा मिस गवर्नेंस इन अवध। मणिकर्णिका उनका असली नाम मणिकर्णिका ही है, लक्ष्मीबाई का रियल मणिकर्णिका था। ठीक है, हाँ अगर आपको देखना आप देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। ऐसी पिक्चर देख भी लिया, पता है कितना मजा आएगा देखने में, आपको देखना मजा आएगा। और जब मैं हिस्ट्री खत्म करा दूंगा ना, तब 2 मूवीज देखना। एक देखना गांधी, बहुत ओल्ड मूवी है, उसमें आप सब देखोगे नॉन कॉरप्शन मूवमेंट और ये सब आपके सिविल मूवमेंट, पूरी महात्मा गांधी की जर्नी। और एक देखना लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें आपको ये जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं ये सब आपको देखने को मिल जाएगी, देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर सर मैंने एक पॉइंट लिख दिया, मिस गवर्नेंस इन अवध। सर मैंने यहां पे पॉइंट लिख दिया मिस गवर्नेंस इन अवध। नाउ व्हाट इज द मिस गवर्नेंस इन अवध? अगर हम लोग यहां पे बात करें, सुनिए ध्यान से भी, मिस गवर्नेंस इन अवध भी एक पॉलिटिकल कारण था। मिस गवर्नेंस इन अवध भी एक पॉलिटिकल कारण था, एक राजनीतिक कारण था, जिसकी वजह से हम लोगों को गुस्सा आया और हमने क्रांति कर दी। जैसे अभी लड़के ने बोला कि सर हम लोग अपना साम्राज्य देते क्यों थे? ये डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी को हर कोई गलत मानता था, इस पॉलिसी को भी किसी ने अच्छा नहीं माना। लेकिन सर जी प्रॉब्लम ऐसी है कि आप इस चीज को कहां पढ़ रहे हो, देखो कि अंग्रेजों की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है,
इनकी सड़ी गली पॉलिसी में एक बड़ा कारण था कि हमें गुस्सा, हमने क्रांति करी। इसी पॉलिसी के कारण झांसी की रानी युद्ध में उतरी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी सड़ी हुई पॉलिसी को यूज करके अंग्रेजों ने भारत के अंदर सबसे पहले जिस जगह को कब्जा किया था वो थी सतारा, सतारा जिन महाराष्ट्र, नागपुर, झांसी, ये सारे वो इलाके हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कब्जा करेंगे। लिखना मत बैठ जाना, सतारा सर रिपीट कर दीजिए। ये पॉलिसी भी हम डिटेल पढ़ेंगे, हम गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा पहले बता दूं, सबसे मेन टॉपिक चल रहा था। मिस गवर्नेंस का मतलब क्या है? मिस गवर्नेंस का मतलब क्या है कि अवध के राजा को फंसा दिया गया। अवध के अंदर, अवध एक स्टेट आप सभी को पता है, अवध के अंदर जो जनता है, जो प्रजा है, उसको उसके राजा के खिलाफ भड़का दिया गया। अवध के अंदर जो भी राजा था, राजा के खिलाफ उसकी जनता को भड़का दिया कि तुम्हारा राजा ऐसा, तुम्हारा राजा वैसा। अवध के राजा के ऊपर अंग्रेजों ने गलत इल्जाम लगाया, उसे फंसा दिया। और अवध के राजा के ऊपर गलत झूठे इल्जाम लगा के अवध के राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया गया। अवध के राजा की सारी इमेज उसकी जनता के सामने खराब कर दी गई और अवध पे कब्जा कर लिया। सर ये क्या बदतमीजी है? मतलब कुछ भी कर रहे हैं, अवध के राजा के ऊपर इल्जाम लगा दिए, अवध के राजा के ऊपर इल्जाम लगा दिए। सुना मेरी बात ध्यान से, अवध का जो राजा है, अवध के जो किंग है, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए, झूठे इल्जाम लगा दिए। अब झूठे इल्जाम में कुछ भी हो सकता है कि बदतमीजी करता है, ये करता है, लेकिन मतलब वो बोलना चाहिए मुझे, बट बहुत से झूठे इल्जाम अवध के राजा के ऊपर लगाए गए, उसकी पूरी जनता के सामने उसकी बेइज्जती करा दी, उसे गद्दी से निकाल दिया गया। ऐसा क्यों कहना सर? क्योंकि अवध का जो राजा है उसका अपना बेटा भी था, अवध का राजा उसका प्रॉपर बेटा भी था। अब अवध का राजा भी है, राजा का बेटा भी है, तो इसका मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्रिंसिपल आप अवध लगा नहीं सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी नहीं लगी सर, यहाँ पे राजा का बेटा है नहीं, तो अवध का राजा भी था, राजा का बेटा भी था, तो वहां तो इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी फेल हो गई। लेकिन इनको तो अवध पे कब्जा करना था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अवध के राजा की ऐसी इंसल्ट कर दी जाए, इसको झूठी इल्जामों में फंसा दिया जाए और गद्दी से निकाल दिया जाए, उसके बाद अवध पे कब्जा कर लेंगे। मिस गवर्नेंस का मतलब होता है जब आप किसी जगह पे गलत तरीके से कब्जा करो। मिस गवर्नेंस का मतलब होता है जब आप गलत तरीके से किसी जगह पे कब्जा कर लो। तो अगर आपसे पूछे कि मिस गवर्नेंस के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के अंदर किस स्टेट को कब्जा किया था, किस जगह को कब्जा किया था? अवध। यूपीएससी आईएएस का सवाल है, शायद 2016 का पेपर खोल के देखना कि मिस गवर्नेंस के माध्यम से अंग्रेजों ने किस जगह को कब्जा किया था? अवध। समझ में आता है? क्लियर? आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकल रीजंस पाती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल रीजंस, हर सामान पे इन्होंने टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि गरीब आदमी की तो वैसी लुटेर हो गई। पहले खाना 10 रुपए मिल रहा है, पहले जो खाने का सामान आप 10 रुपए में खरीदते थे, आज वही खाना सर आपको, आज वही खाना सर, आज आपको वही भोजन सर आपको 20 रुपए का मिल रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग अंबानी तो थे नहीं, हमें गिना चुना हम लोग कमाते थे, गिना चुना पैसा हम लोग कमा रहे हैं, उसमें भी सर आप इतना ज्यादा पैसा हमसे ले रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या किया, सामानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अगर मान लो आप एक मैगी का पैकेट 10 रुपए खरीद ला रहे हो, तो मैगी का पैकेट ने 15 रुपए कर दिया, मतलब सीधा 5 रुपए टैक्स बढ़ गया उस पे। 10 रुपए की पहले मैगी मिलती थी, अब मैगी 15 रुपए की मिल रही है, बिकॉज़ यहाँ पे अंग्रेजों ने 5 रुपए टैक्स बढ़ा दिया है। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, जो होंगे रजवाड़े वो दे देंगे, लेकिन भारत के अंदर रजवाड़े कम से गरीब ज्यादा थे, उनको देखे चलते आप, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, उनको देखे चलते आप नहीं। इन लोगों ने हर सामान के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स बढ़ा दिया, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हर सामान के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ कि कई सारे लोग खाने पीने का सामान नहीं खरीद पाए, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं, और कई लोग भूखे मर गए, कई लोग भूखे मर गए। हर सामान के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स इन लोगों ने बढ़ा दिया कि भैया हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं सामान खरीदने का, हम इतने पैसे में खरीद नहीं पाएंगे, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, जब खाने पीने का सामान नहीं खरीद पाओगे तो मर जाओगे भूखे। सर ओनली इंडियंस के लिए, सर भारत में इंडियंस रहते हैं, अब आपको सर ब्रिटिश रहते हैं सर, अपने तो टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। और सर इनके जो लोग इंडिया में तैनात भी, उनके सिपाही हैं, उन्हें सरकार खाना खिलाती है। जैसे अब आपको बात बताऊं, फंसोगे समझे। अंग्रेजों की आर्मी में भारतीय सिपाही भी थे और इनके अपने अंग्रेजी सिपाही भी थे। आपको पता है भारतीय सिपाही जो इनकी सेना में काम कर रहा है, वो अपने कपड़े धोने के, खाने के सारे पैसे पे करता था, फ्री में मिलता था खाना, लेकिन इनके सिपाही को खाना पीना सब फ्री मिलेगा, कपड़े धोने धोबी सब फ्री में मिलेगा। और बताओ, ठीक है, पढ़ के देखो हिस्ट्री। अब आप देखो कि कहां तक भेदभाव चल रहा है। आज हम लोग सेना में जाते हैं, आज हम पर इंडियंस इनकी आर्मी ज्वाइन कर रहे थे। अब मजबूरी है ना भाई, अपना पेट तो भरोगे ना, अपना पेट तो भरोगे ना, खाली बैठ जाओगे क्या? जबरदस्त मजबूरी वाली बात होगी, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ध्यान दो। तो भैया बात ऐसी है कि भारतीय सिपाही जो थे उनको अपना खाने का और धोबी का, कपड़े का धोने का पैसा देना पड़ता है। मैं भारतीय सिपाही हूं, वैसे ही मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं एक भारतीय सिपाही हूं, मेरा वैसे ही प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरी वैसी तनख्वाह है, उसी तनख्वाह में मैं धोबी के पैसे भी दूंगा, खाने के पैसे भी दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास? सोच के ये सारे चार्जेस अंग्रेजी सोल्जर्स को माफ थे, जो इनके अपने सिपाही थे उनको माफ थे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे चलिए। सर यहाँ पर एक बहुत मेन चीज आपको देखने को मिलेगी, एक बहुत ही ज्यादा मेन चीज, डीनेशनलाइजेशन। सर आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, डीनेशनलाइजेशन। मैं स्पेलिंग पे लिखता हूँ, बेटा लो, सही है, समझ में आ रहा है? पता एक चीज बोलो तुम लोगों से, तुम लोग ना मेरे वाकई में हर सुख दुख के साथी भी हो। मैं सोच रहा था कि जब मैं सुबह मैंने बुक्स बंद करी तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने क्लास में ये बात बोलूंगा, जैसे कि पूरा दिन सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना, यही मेरा काम है। मैं आपसे सच बताऊं, मैं जाता नहीं हूं, मतलब मन ही नहीं करता कहीं जाने का। दोस्त यार मेरी ना के बराबर है, मतलब नहीं कोई दोस्त यार। इनफैक्ट बच्चों से मेरी थोड़ी बातें होती हुई, डाउट्स वगैरह किसी ने पूछ लिया, मैं फ्री बैठा, मैंने बता दिया। तुम्हें पता है एक्चुअली में मेरे दोस्त कौन है, तुम सभी हो, मेरा टाइम भी तुमसे कट जाता है। मैं भी तुम्हारे सामने बैठ के आ गया है ना, मजाक कर लिया तुम लोगों के साथ, किसी को छेड़ दिया, दिलप्रीत को छेड़ दिया इसी मजाक में, है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अगर मान लो क्लास नहीं होती ना तो मुझे खुद बुरा फील हो जाता है, मैंने नहीं यार क्लास, तभी मैंने संडे को करंट क्लास ली तुम्हारी, तो मैं पर्सनली तुम सबको खुद मिस करता हूँ। मैं नहीं जानती, भले मैंने कितना सुना देता हूँ, डाल देता हूँ, भाई प्यार वाली बात है, अपने में ऐसा नहीं होता, बट पर्सनली अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ। तुम ना हो तो मेरा क्या होता है, पढ़ के पागल हो जाता। चलो, है ना, कल को फ्यूचर में लोग ऑब्सेस बनो, कुछ बनो, बस भूलना मत, टच में रहना हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आइए डी शब्द को देखते हैं, चलिए। यहाँ पे आपको शब्द दिखा होगा, नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे मैं नहीं चलाता यार फेसबुक, मैं फेसबुक नहीं चलाता भाई, चलिए। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने कभी, मैं जिस पोजीशन पे हूं, नंबर 1 एजुकेटर, मैं कभी, तुम्हें कभी घमंड देखा उस चीज का?
लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे मेरे बारे में पता, बहुत लोग बोलते हैं कभी भी आपने मेरा नंबर 1 एजुकेटर का घमंड देखा, कभी भी आप मेरी प्रोफाइल जाके देख लो, मेरे वॉच में देख लो, आपको मेरी प्रोफाइल पे कभी नहीं दिखेगा मैंने 9 बार सीरियस निकाला। आपको ये भी दिखा नहीं मिलेगा मैंने नीवी छोड़ी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और आप मुझे एक बार बोलो कभी भी आपने ये सोचिए सर तो टॉप नंबर 1 एजुकेटर पिछले 1 साल से, लेकिन सर बहुत ही हुआ है जिस पोजीशन में मैं हूं ना, आप यकीन से मानिए मेरी बात, लोग के भाव बढ़ जाते हैं, सोच बदल जाती है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कभी भी मैंने आपको ऐसा फील कराया बताओ, कभी भी इनफैक्ट मैं आपको हंसाता रहता हूं, कभी किसी को लग भी जाने बात मुझे पर्सनली बोलना, मैं सॉरी बोल दूंगा, मेरा कोई घमंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर तभी महान बनता है जब वो अपने बच्चों के दिल से, है ना, किस बात का घमंड है। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डीनेशनलाइजेशन की बात करते हैं सर, इस शब्द को हम सीखते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान, अब हम लोग यहाँ पे कहानी को आगे चलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है देखना। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज ना मतलब पर्सनली आपको ब्रिटिशर्स की एक प्रोफाइल भी सिखा देगा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। बहुत कुछ सिखाएगा आपको, इनफैक्ट मैं तो इस वर्ड को एक्सट्रा में यूज कर चुका हूं अपने जब मैंने एग्जाम से निकाले। देखो, एक दुकान है इंडियन की, एक दुकान है इंडियन की, और एक दुकान है जो है मान लो ब्रिटिशर की। ओके जस्ट इमेजिन, एक दुकान है इंडियन की, एक दुकान है ब्रिटिशर की, ठीक है। भारत के, मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट इनसाइड इंडिया, मतलब इंडिया बाहर ले जाओ। इंडिया के अंदर दो दुकानें हैं, एक हो गई एक अंग्रेजी दुकान हो गई, और एक सॉरी एक अंग्रेजी दुकान हो गई, भारतीय दुकान हो गई, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सर आप इस चीज को देखेंगे जरा कि एक भारतीय है, एक भारतीय है, उसने क्या किया, उसने 100 रुपए का सामान खरीदा। एक भारतीय उसकी कपड़े की दुकान है, एक भारतीय है उसकी कपड़े की दुकान है, उसने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए में भाई उसने कपड़ा खरीद लिया, सुई और तागा, सुई और आप कह लो तागा, ठीक है। भाई अगर मुझे एक शर्ट सिलनी है, एग्जांपल के लिए समझना, एक शर्ट को सिलने के लिए एक भारतीय ने क्या किया, 100 रुपए का सामान खरीदा, कपड़ा ले लिया उसने, सुई ले ली, तागा ले ली, कपड़ा सुई तागा, ये तीन चीज मान लो इस बंदे ने 100 रुपए खरीदा। ये बेचारा 2 दिन 3 दिन रात को बैठेगा, मेहनत करके अपने हाथों से शर्ट सिलेगा और उसे बेचेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं इतना तो समझ सकता हूं यार, 100 रुपए का तो भाई उसने सामान ही लिया है, 3 दिन रात भर बैठ के उसने शर्ट सिली है, तो 100 रुपए तो बेच देगा, 100 रुपए थोड़ी बेच देगा, 100 रुपए तो उसने सामान ही लिया है, फिर उसको प्रॉफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा। 100 रुपए का सामान लिया है, 3 दिन रात तक बैठ के उसने भाई बंदे ने शर्ट सिली, कम से कम 150 रुपए की तो बेचेगा, ताकि इसे 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। अब सर अगर आप यहाँ पे एक ब्रिटिश 100 वाले को देखोगे, सर आप इसको देख लो एक बार, आप सभी को पता है 1760s में 1760 में सर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि वहां पर मशीनों का उत्पादन हो चुका था। आप ना कल की क्लास देखना, कल मैं आपको ना ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, आप लोग इसे कहां तक लिंक कर दोगे, आप देखना, आप इसे पॉलिटिक्स से लिंक कर जाओगे, बस आज बेस पढ़ लो, कल की क्लास देखना आप इस पे। कल मैं आपको थोड़े से अलका मेहता के अंदर, अलका मेहता बिल के अंदर बहुत अच्छे फैक्ट्स रखेंगे, तो कल मैं अलका मेहता बिल का कंटेंट भी सुना दूंगा क्लास में, मजा आएगा, मतलब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे साथ, ठीक है, मतलब जो भी नई चीज बताऊंगा ऐड कर लेना। और उस सब क्लास में क्या, उस सब क्लास में, उस सब क्लास में क्या, ठीक है। 2 दिन बाद सोशल अपराइजिंग चलेगी भाई, तुम बिरसा मुंडा मुंडा कहते थे ना, रेबेलियन वर्ल्ड अपना रिवोल्ट 2 दिन बाद चलेगी, फिर मैं बोलने के साथ में पता नहीं, तो क्लास में रेगुलर रहियो, ठीक है। हां ब्रिटिश की बात करते हैं, तो यहां पर हम ब्रिटिश की बात करें, इनके पास मशीनें बहुत है, क्योंकि इनके इंग्लैंड में 1760 में सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अगर कोई ऐसा बच्चा हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा समझता हूं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब बस ये होता है कि जहां पर चीजें मशीनों के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाएं इन कंपैरिजन टू मैन। आप पहले अपनी फैक्ट्री में 1000 लोगों को बुला के उनसे काम करवा रहे थे, अब आपने सोचा कि 1000 लोगों से काम करवाने से अच्छा क्यों ना मैं एक मशीन रख लूं। जब आपकी निर्भरता, जब आप मशीन के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाओ इन कंपैरिजन टू अ पर्सन, आप लोगों से आपका ध्यान हट चुका है, आप मशीन के ऊपर ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, लोगों से आपका ध्यान हट चुका है, आप मशीन से ज्यादा काम करवा रहे हो। तो ब्रिटेन के अंदर आपको 1760 से लेकर 1870 के बीच में बहुत मशीनें देखने को मिलेंगी सर बनती, जैसे कि सर यही वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने 1825 के अंदर वर्ल्ड के अंदर पहले ट्रेन चलाई थी, ट्रेन की मशीन है, यही वो अंग्रेज जिन्होंने भारत के अंदर 1873 में रेलवे चलाई थी, रेलवे ट्रेन की मशीन है, स्टीम इंजन इन्हीं की बनावट है। तो इन अंग्रेजों के पास बढ़िया बढ़िया मशीनें थी, ये क्या करते थे, शर्ट वगैरह मशीनों पे बनाते थे, मशीन में थोक के भाव निकालने बना के, वहां एक भारतीय बेचारा 2 दिन 3 दिन तक रात भर बैठ के शर्ट को सिल रहा है। ये तो 2 या 3 दिन में पता नहीं कितनी हजारों शर्ट बना देंगे मशीन में, अपने हाथ की में तो लग नहीं रही, मशीन का यूज है, बनाओ जितनी बनानी है। तो ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज इंग्लैंड में शर्ट वगैरह बनाया करते हैं मशीनों में, और भारत के 70 रुपए की बेचते थे कि 70 रुपए की शर्ट, 70 रुपए की शर्ट, हमारी दुकान से लो 70 रुपए की शर्ट, 70 रुपए की शर्ट। और एक भारतीय बेचारा जो 100 रुपए का सामान लिया, 3 दिन तक बैठ के उसने शर्ट सिलाई, 150 रुपए बेचेगा ताकि उसे कुछ फायदा तो हो। तो आप ये सोचो कि अगर अंग्रेज भारत के अंदर 70 रुपए की 60 रुपए की शर्ट बेचेंगे, तो इन भारतीयों से 150 रुपए की शर्ट कौन खरीदेगा। इस तरीके से भारतीयों का पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने, और इस पूरी कहानी को सर कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पूरी कहानी को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप सबके समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दिया। आपने भारतीय दुकान को बर्बाद कर दिया, आपने भारतीय दुकान को बर्बाद कर दिया। अब अगर आज कोई आपका काम धंधा बर्बाद कर दे, क्या आप जी पाओगे। अगर कोई आज आपसे आपकी रोजी रोटी छीन ले, क्या आप जी पाओगे। एक ये बहुत बड़ा कारण बना सर, ये एक बहुत बड़ा कारण बना जिसके वजह से आप इस बात को मानो कि हमारे अंदर गुस्सा आया और हम लोगों ने कर दी रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सर आप यहाँ पे देखिए, एक तो टैक्स का बढ़ना और सर इनका डीइंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना, ये दो ऐसे कारण बने सर जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया और हमने सत्तावन क्रांति कर दी। इसके अलावा सर तीसरा पॉइंट भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, इनके फालतू के टैक्सेशन सिस्टम, जैसे कि आप देखोगे जमींदारी सिस्टम पढ़ेंगे, अभी वाइसरॉय पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे, रयोतवरी सिस्टम, ठीक है, और एक आपका देखें महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। सर ये सब क्या लिख दिया आपने, ये अंग्रेजों के टैक्स कलेक्ट करने के मेथड हैं सर, जमींदारी सिस्टम, रयोतवरी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब अंग्रेजों के टैक्स वसूलने के तरीके थे, टैक्स कलेक्शन मेथड्स। भारतीय किसानों से किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना है, अलग अलग तरीके बनाए थे अंग्रेजों ने, टैक्स को कलेक्ट करने के अलग तरीके बनाए थे, उन्हीं टैक्स को कलेक्ट करने के तरीके आपके सामने लिखे हैं 3। जमींदारी सिस्टम, इसी जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसे परमानेंट क्यों बोलते हैं, इसका क्या रेशियो था, किस माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कल पढ़ूंगा परमानेंट सेटलमेंट, समझ जाओगे, ठीक है। ये सिस्टम कल की क्लास में करेंगे, बढ़िया सुन लो। ये तीनों जो है टैक्स कलेक्शन मेथड से बहुत ही बदतमीजी से हम लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, गाली गलौज करके। तो ये भी एक कारण है कि यार तुम अगर टैक्स भी भाई कलेक्ट करने आ रहे हो तो तमीज से बात तो करो यार, तुम गाली गलौज कर रहे हो, मार रहे हो और टैक्स इतना ज्यादा ले रहे हो जितना हम कमाते नहीं है। तो ये भी एक इकोनॉमिकल रीजन बने कि जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया और हमने 1857 की रिवोल्ट कर दी। उसके बाद सर हम बात करें सोशल और कल्चरल रीजंस के बारे में, तो सर सबसे बड़ी बात 1829 में आप क्या देखोगे कि जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक है सर हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक है, आप देखोगे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक खत्म कर देंगे सती प्रथा को। सती प्रथा सभी को पता है कि अगर सती प्रथा मतलब सभी को पता है कि अगर किसी हस्बैंड की मौत हो गई, अगर किसी भारतीय हस्बैंड की मौत हो गई तो उसकी चिता के साथ उसकी वाइफ को भी जलना पड़ेगा।
कोई भारतीय हस्बैंड मर गया, किसी लेडी का हस्बैंड मर गया, उसकी चिता के साथ उसकी वाइफ भी जल के राख हो जाएगी। ये रूल था, ये हमारे देश के अंदर कल्चर था, कुछ सालों पहले खत्म हुआ ये। तो अब आपने सर ये तो अच्छी बात है, सत्य प्रथा की चीज खत्म कर दी। सर वो आप सोच रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके हिसाब से वो सही है, लेकिन हमारे देश के लोग बिल्कुल कट्टर थे अपने कल्चर को निभाने के मामले में। आज भी हमारे इंडिया में आप देखते हो, उस कास्ट में शादी नहीं करनी, ये कास्ट में शादी नहीं करनी, अच्छा वो ये है वो उस कास्ट का, क्या ड्रामा चलता है आज भी आप इंडिया में देख लो। क्या ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? सोच के देखिए, ये सही नहीं है। आज भी हम लोग पहले देखेंगे ये मिलाओ वो मिलाओ, कुंडली मिलवाओ ये मिलवाओ, उस कास्ट में शादी नहीं करेंगे, इस कास्ट में शादी नहीं करेंगे। आज भी हमारी कंट्री के अंदर ये सब देखने को मिलता है, अगर आप देखोगे तो सोचो आज से इतने सालों पहले तो कितना कुछ चलता होगा यार। आज भी हमारी कंट्री के अंदर लोग भेदभाव करते हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के पीपल उनके साथ, या आप रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग आपस में चिढ़ते हैं। खासकर आप देखो हिंदू मुस्लिम के बीच में कितने क्लैश रहते हैं आज इंडिया के अंदर, वो कभी सुधर नहीं पाए। आई डोंट नो व्हाई, बट गलत है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो सती प्रथा को फॉलो करते थे हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा। तो जब अंग्रेजों ने हमारी सती प्रथा को 1829 में खत्म कर दिया, तो भारतीयों को ये बात लग गई कि इन्होंने हमारे कल्चर पे हाथ कैसे उठा दिया। भाई सती प्रथा हमारा एक रिवाज है, तुम उसे कैसे खत्म कर रहे हो? एक ये भी कारण बना कि हमने इनको हमला कर दिया। इसके अलावा दूसरा, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। बहुत ही कॉमन सी बात, अंग्रेज आके यहाँ क्या करते थे, हिंदू और मुसलमानों को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियन धर्म अपना लो, अगर क्रिश्चियन धर्म अपना लोगे तो तुम अपनी प्रॉपर्टी के मालिक रहोगे, अगर तुमने क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया तो तुमसे तुम्हारी संपत्ति छीन ली जाएगी। जबरदस्ती मेंटली मजबूर करके आप लोगों को तंग कर रहे हो। तो सर इस बात को समझें कि हम लोगों को फोर्स किया गया कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाओ, हिंदू और मुसलमान धर्म को छोड़ो। जो भी व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म को अपनाएगा उसे सरकार ये फायदा देगी, सरकार उसके साथ ये करेगी वो करेगी। मतलब क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे तो तुम हमारे बारे में सोचोगे, क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे तो हमारे बारे में नहीं सोचोगे। इसके अलावा सर एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, अटैक ऑन आवर लैंग्वेज। सर हमारे भारत के अंदर जो अलग से ध्यान देता हूं, अटैक ऑन आवर लैंग्वेज। सर अगर आप भारत के अंदर देखोगे तो भारत के अंदर हिंदी उर्दू बहुत ही प्रसिद्ध भाषा मानी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी हिंदी भाषा उर्दू भाषा का स्टेटस रुतबा गिराकर इंग्लिश लैंग्वेज को खड़ा कर दिया इंडिया में। मतलब यार हमारे देश के अंदर 1835 तक 1835 तक उर्दू भाषा की बहुत वैल्यू थी, बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन 1835 के बाद आप देखोगे कि ना तो हिंदी की वैल्यू बची ना उर्दू की वैल्यू बची, इन्होंने हर जगह इंग्लिश इंग्लिश कर दी। मतलब हमारी भाषाओं के ऊपर हमला किया गया, हमारी भाषाओं को कहीं ना कहीं हटाकर अपनी भाषा इन्होंने हमारे पर थोपी, इंग्लिश को इन्होंने प्रमोट किया, हमारी भाषाओं को छोड़ दिया। सर कैसे? कोर्ट कचहरी के अंदर इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। कोर्ट कचहरी के अंदर इतने सारे लोग काम करते थे जिनको उर्दू का ज्ञान था, जिनको हिंदी भाषा का ज्ञान था। पहले कोर्ट कचहरी के अंदर जो लोग काम किया करते थे वो उर्दू या हिंदी भाषा में काम किया करते थे, लेकिन इन लोगों ने बोला कि अब कोर्ट कचहरी में वही काम कर पाएगा जिसको इंग्लिश आती है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती मतलब उसकी नौकरी गई। तो इस तरीके से भी इन्होंने लोगों से नौकरी छीनी है कि कोर्ट कचहरी में वही काम कर पाएगा जिसको उर्दू आती है, जिसको हिंदी आती है। अब जस्ट इमेजिन जिसको सॉरी क्या बोला मैं, कोर्ट कचहरी के अंदर वही काम करेंगे जिसको इंग्लिश आती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब इसका मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती आप उसको नौकरी से हटा दोगे। और ये देखा गया कि कई सारे इंडियंस को इन्होंने कोर्ट कचहरी से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो लैंग्वेज का भी हमला नहीं किया है। अब आप इस बोर्ड की हालत देखो और आप समझ लोगे कि क्यों क्रांति हुई है। ये सारे वो कारण रहे जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया और सर हमें सत्तावनी क्रांति कर दी। देख लो बोर्ड को। समझ गए? हो गया? हाँ वीडियो इमेज भी आप डाल सकते हो उसमें, वीडियो वीडियो इमेज सोशल कल्चर में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, डाल सकते हो आप अगर डालना चाहो। ठीक है? हाँ राजा मोहन ने शेयर किया था, उस सब बताऊंगा मैं क्रुसेड के बारे में आपको। वुमेन एजुकेशन देखो लिखने को लिख सकते हो, ठीक है, बट टाइम पीरियड देखो ना, वुमेन रीमेजर कब आया था? इफ आई एम 1856 में आया था वो शायद से, मैं एक बार ईयर चेक करो कानून का, डलहौजी 1854 था ना, 1855 तक सॉरी, तो बिकॉज़ 50 नहीं 55 इसमें कहीं आ गया तो उससे पहले था, उसका ईयर चेक करो कानून का। सर जीएस में सेफ स्कोर कितना होता है? जीएस में सेफ स्कोर होता है 45 के आसपास, डिपेंड करता है यार कि तुम्हारे और में मार्क्स कितने हैं। सर पॉलिटी क्लास में मैंने आपको आज तक ऐसे नहीं देखा। पॉलिटी क्लास में क्यों देखोगे मुझे ऐसा? ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में उबला आता हूं मैं, सारा गुस्सा नहीं निकलता है। कैसे देख लोगे? कैसे देख लोगे? ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स पढ़ा के मैं सीधा वहीं टूटता हूं, कैसे देख लोगे? अगर मान लो पॉलिटी के बाद भी कोई बैच होगा तो वहां तो बिल्कुल जहर हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुमको कि भाई चुप रहो यार। चलो आगे चलें। हाँ चलो आगे चलें। नैन्सी सर आप हमसे मिलोगे? अरे जिसको मिलना मिलो, मैंने कब मना किया? जिसको मिलना देहरादून हाजिर लॉकडाउन के बाद प्लान बना देना, तुम सब यार दूंगा ना, सारे के सारे दूंगा कभी प्लान बना के ऊपर कहीं चलेंगे मसूरी साइड आराम से, वहीं छौंक वगैरह लगाएंगे, मटर मशरूम का मैं छौंक दूंगा यार तुम्हारे, तुम आओ तो चलेंगे यार बैग रख के आराम से कैंपिंग करने, बता देने का होगा बस, पार्टी मेरी साइड से। ठीक है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। डन यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा सर आपका घर बहुत दूर है, कल को जब तेरा आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा तो पोस्टिंग देंगे जम्मू कश्मीर या कहीं लद्दाख, तभी बोले बहुत दूर मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो घर भी जो है करूंगा, लोकल मुझे पोस्टिंग दो, है ना? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दो। तो सर अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं सर, ये क्रांति क्यों हुई क्या आप लोग समझ पाए? ये क्रांति क्यों हुई क्या आप लोग समझ पाए? क्रांति होने के पीछे सारे रीजन आप लोग समझ पाए? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारे वो रीजन हैं, ये पूरा वो बैकग्राउंड है जिससे आप इजीली मतलब सोच सकते हो कि हाँ लड़ाई क्यों हुई है। अब सर यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होता है? एक सेकंड टेबल अगर होगा तो यहीं पे निकाल लेता हूँ। एक सेकंड, एक होगा तो उसमें
ठीक है, इसमें है नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। देखो आवाज आ रही है? अब यहाँ पर क्या है कि एक तरफ आपने लिख दिया लीडर्स और एक तरफ आपने दिया प्लेस और लोकेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पेपर बनने वाला है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ रही थी? झांसी से। एग्जाम्पल समझे कि इस क्रांति के अंदर कौन सा नेता, इस क्रांति के अंदर कौन सा नेता कहां से लड़ रहा था? मौलवी अहमदुल्ला थे, वो फैजाबाद से लड़ रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से लड़ेंगे, नाना साहिब जो है कानपुर से लड़ेंगे। समझ रहे ये सब? ओके ओके ओके, हाँ ओ शिट मैं भूल गया। एक सेकंड में बता रहा, एक सेकंड गाइस, लाइन करना, एक चीज मैं भूल गया, और मैं कल भी भूल गया था, मैं मतलब इंटेंशनली नहीं, एक सेकंड में सब यहीं पे, वरना यार मैं मुझे खुद से फील हो गया। सर आपने इतनी बार एसएसबी दिया है तो आपको पता है कि बच्चे ऐसी गलतियां करते थे, पहले दिन भाग जाते हैं। यार देखो मैं अगर तुम्हें रियलिटी बताऊं ना, भली मैं रिकमेंडेड नहीं हूं, और ये बात आप लोग मजाक में लोगे भली, है ना, क्योंकि आप लोग पता क्या करते हो, बुरा मत मानना, बट मैं सही बताऊं, टीचर हूं और ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। आप लोग पता क्या करते हो सर, आप सोचते हो कि जो इंसान एसएसबी में रिकमेंड हो रखा है ना वही हमें अच्छा बता सकता है। आप लोग सोचते हो कि बस मतलब हम लोग किसी रिकमेंड इंसान से पूछेंगे तो वही हमें अच्छा बता, वो कोई कर्नल हो चाहे वो कोई आम इंसान हो, गया तो इट डजंट मीन, ठीक है, जो लेसन आपको एक फेलियर से सीखने को मिल जाएगा ना सर, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली होता है, नॉट सेइंग कि आप उनसे नहीं सीख सकते, बट ऐसा नहीं होता। लॉट ऑफ पीपल्स, ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो भली रिकमेंड है लेकिन उनको ये नहीं पता कि हाँ चीजों को बताया कैसे जाता है। टीचिंग एक अलग चीज होती है, मैं आपको बताऊं। तो मैं कभी एक सेशन लूंगा, कभी कुछ बेसिक बड़ी आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आप गलतियां करते हैं क्लास में, तो वो चीज है, ठीक है। वैसे नहीं सर आप कास्ट पे बिलीव करते हैं क्या? अरे हम कास्ट पे बिलीव नहीं करते यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, समझ, हमें जिस दिन जो लड़की पसंद आ जाएगी हम सीधा, हमें मतलब नहीं कास्ट है, हम सीधा जो है रिंग बना के आ जाएंगे, समझा बात? इतनी नहीं सुनते हम, और इतनी तो देर करते नहीं हम, सीधा हैंड टू हैंड, और एक कॉल पे हो जाएगा, सीधा पिता से बात करो और सीधा वहीं, और तुम्हें क्या लगता है गर्लफ्रेंड नहीं, सीधा हैंड टू बात होती है। मैं बहुत अलग सोच का इंसान हूं यार, ये नहीं कास्ट क्वेश्चन, पढ़े लिखे इंसान है हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, मैंने कल आपके डाउट्स लिए थे क्या? कल डाउट्स हुए थे क्या? डाउट्स नहीं हुए थे आपके, है ना? तो आप लोग एक काम कीजिए, क्योंकि मैं कल भी भूल गया था, फिर आगे किसी तरह से भूल जाते हैं, तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ लो, डाउट्स कल भी रह गए थे, परसों भी रह गए थे, कल हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, जिसके डाउट्स हम पूछ लो यार, बाकी कल यहाँ से हम पूरी कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स पूछ लो, हाँ डाउट वाले डाउट पूछ लो। हाँ करें स्टार्ट, जो भी दिनेश ने पूछा पहले डाउट, दिनेश क्लास 9, दिनेश सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि सर गोवा भी एक्वायर्ड स्टेट है ना, आपने जो बताया था गोवा की कहानी, ये गोवा ना एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एक्वायर्ड स्टेट इन द सेंस आप ये कह सकते हो, अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए, अमेंडमेंट के दौरान स्क्वायर किया गया था, इसको पॉलिटिकल से कंपेयर मत करना। एक काम करता हूं, इसकी कहानी आपको सर पॉलिटिकल क्लास में बताता हूं, जब हिस्ट्री क्लास है आप समझो, आप पॉलिटिकल क्लास में याद रखना, ठीक है दिनेश, मैं बताऊंगा पूरा, हाँ पूरा समझो, बाकी बच्चे लोग समझ जाएंगे, आप मुझे याद रखना, मैं समझाता हूं आपको क्या है, लिखा है तो मैंने आपको अमेंडमेंट, है ना, आप ये जानना चाहते हो कि एक्वायर्ड है कैसी, पूरी कहानी बताता हूं आपको, अभी थोड़ा समय लगेगा वरना इनके डाउट्स आ जाएंगे। सर जो लोग ये वाला क्लास पूरा देखे हैं उनका न्यू वाला हिस्ट्री बैच नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मत करो, कुछ नया होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ अपने रीजन ला सकते हो, मगर ये कि सर आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी उसमें, ठीक है। सर सती प्रथा क्वींस पर भी एप्लीकेबल थी या लड़कियों के ऊपर, मतलब जो बड़ी बड़ी रानियां रहती वो लोग अब देखो लिखा रहता है कि महिलाओं के साथ होता था, लेकिन उमेश जो इस टाइम पे बड़ी बड़ी खानदान की लड़कियां होती थी, फॉलो तो सभी करते थे यार इसको, मतलब ऐसे बुक्स में लिखा था, मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्योंकि अभी मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं तो तुम्हें पता है इसमें बातें हो जाती है, तो ऐसा लिखा था कि महिलाएं करती थी, वास्तव आप ये मानो करती थी, है ना, बुक्स में लिखा है, तो मैं अपने मन से कुछ पॉइंट नहीं करूंगा। सेंचुरी अब मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 1700 है, 1700 के बाद कोई भी साल चलेगा, 1701 मान लीजिए 1700 चल रहा है, अरे तुम अभी एग्जांपल ले लो, अभी कौन सी सदी चल रही है? अभी आप लोग 2021 में हो ना, मतलब आप 21वीं सदी में जी रहे हो सर, है ना, अभी आप 21वीं सदी में जी रहे हो, क्योंकि 2000 के बाद जो भी चल रहा है वो 21st सेंचुरी आएगा। एंशिएंट हिस्ट्री वाली क्लास देखना समझ में आ जाएगा। कल की क्लास का वेट करूंगा। थैंक यू सौम्या जन, आज आपने ये बात लिख दी, आप सौम्या क्लास में हैं, आप क्लास में हैं, कह रहे कि सर ने आज मुझे पकड़ लिया है, तो पॉलिटिकल समझ में आज सर ने मुझे पकड़ लिया, सर वैसे मुझे पकड़ लेते हैं बट सर ने आज हाईलाइट कर दिया मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ कांशा बिल्कुल, हाँ महिमा तुमने क्या डाउट पूछा था, महिमा का डाउट, महिमा क्लास में हो? हाँ शिल्पा जी रुकिए, महिमा तुम्हारा ये था महिमा, ठीक है चेक करो। ध्यान सिंह ने खड़ग सिंह को क्यों फंसवा दिया? एक सेकंड रुको, ध्यान सिंह वाला एक सेकंड रुको, एक मिनट। अरे यार ध्यान सिंह, बेसिकली ध्यान सिंह वजीर था, तो अपने हाथ में सारी पावर ले रहा है ना, वो वजीर था, है ना, माइट भी हो सकता है ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए, वो वजीर था, राजा की चलती थी, उसने एक्चुअल पावर अपने हाथ में ली थी ताकि आगे वो अंग्रेजों को सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। हाँ एक मिनट, सर सती प्रथा को अबॉलिश तो अल्बर्ट ने किया था, हाँ तो उसके बाद लोगों ने फिर शुरू कर दिया था, उसको लोगों ने फिर शुरू कर दिया था, फाइनली फाइनली उसको खत्म किया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया सर। जीएस यानी जनरल साइंस, यार भी श्योर नहीं हूं मैं, बता चुका हूं सौरभ मैं, आप अगर आओगे 2 चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, बाकी आप अगर चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेढ़ा भेजो सीधा करके भेजो सर। सर मेरे पापा भी करंट अफेयर देखते हैं और फिर बोलते हैं अगर भी पेपर क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल है। सही तो बोल रहे हैं पापा, पापा जब पापा देखें तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बुक लो बताइए यार, ठीक है, अभी क्लास आपकी 10-15 पे, 10-15 पे क्लास है, चलो 10-15 वाली क्लास में मिलते हैं, इतना मैं गली की दवाई खा लेता हूँ, चलिए।
हाँ जूम मीटिंग कर लेना यार। ललित एक मिनट ललित आप यहीं पे क्या टोरंटो के अलावा और भी कोई जगह थी जहां इनका कब्जा नहीं हुआ और क्या सर बाद में कभी वहां फिर से कब्जा करने की कोशिश करी? छोटी माइनर प्लेसेस आप कह सकते हो ललित, वो आपको जब आप अभी आप पढ़ोगे ना 1920s 1930s उससे पहले की कहानी, मतलब 1900 के आसपास आपको सारी कहानी चल जाएगी। ठीक है ललित?